नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। अम्मा यानी माँ, जी हाँ, जो दुलारती है, निहारती है और अपने बच्चे को पुचकारती भी है और कभी कभी डांट भी देती है। अम्मा कोई यूं ही नहीं बन जाती, बड़े त्याग के बाद माँ अम्मा बनती है। अपनों से दर्द का रिश्ता भी अम्मा का ही होता है, निभाती भी है। इसीलिए जब वो दूर हो जाती है और छोड़ जाती है तो दर्द टीस की रह जाती है और गम ही गम नजर आता है। तमिलनाडु के लोगों की अम्मा उनसे दूर चली गई हैं, इसीलिए लोग गमजदा हैं और बेहाल भी, क्योंकि उन्हें अब अम्मा नहीं मिलेंगी। लेकिन क्या कर सकते हैं, सबको इस दुनिया से एक न एक दिन रुखसत होना ही है। जिंदगी की रफ्तार कभी रुकती नहीं है, लेकिन वो ऐसे रास्ते बना जाती है जिस पर चलकर राह को आसान किया जा सकता है। अम्मा की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी राह पर उन नेताओं को चलना होगा जो अम्मा के सपने को साकार करना चाहते हैं। राज्य के सीएम पनीरसेल्वम सहित एमजीएम के तमाम नेताओं और रणनीतिकारों को अम्मा के उन तमाम सपनों को साकार करना होगा जो उन्होंने तमिलनाडु और वहां की जनता के लिए देखे थे। शायद यही उन सब की अम्मा के लिए सबसे बड़ी और सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जन कल्याण की योजनाएं बनाई, बल्कि उन पर अमल भी सुनिश्चित किया। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार रोकने के लिए उन्होंने हर पुलिस वाले के मन में एक तरह से भगवान का डर पैदा किया। जयललिता अन्य मुख्यमंत्रियों की तरह आम लोगों से ज्यादा नहीं मिलती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने तमिलनाडु को भारत के सबसे विकसित राज्यों में ला खड़ा किया। उनका स्टैंड सही रहा हो या गलत, उन्होंने अपने राज्य के हितों से कभी समझौता नहीं किया। बोली, ऐसे पीएम से क्या उम्मीद जो रात 10 बजे फोन ना उठा सके। डीएमके और एआईएडीएमके पर असर। जयललिता के निधन का मतलब है अब डीएमके चैन की सांस ले सकती है। एआईएडीएमके के पास एक ऐसे नेता की विरासत रहेगी जिसने करुणानिधि जैसे नेता को पटखनी दी। हालांकि एआईएडीएमके के पास दूसरी पंक्ति के उस तरह के नेता नहीं है जिस तरह डीएमके के पास है। अम्मा के जाने के बाद एआईएडीएमके किस तरह आगे बढ़ेगी, इस बारे में आशंकाएं बनी रहेंगी। कांग्रेस और बीजेपी के लिए राहत। केंद्र को अब तक तमिलनाडु की परियोजनाओं को क्लियर करने के लिए कड़े रुख का सामना करना पड़ता है। संभव है जयललिता की गैर मौजूदगी में ऐसा ना हो। केंद्र को अब कावेरी नदी के बंटवारे और मुल्ला पेरियार बांध के मामले में भी कुछ राहत महसूस होगी, क्योंकि इन मामलों में अम्मा के रुख से कर्नाटक और केरल हमेशा भयभीत रहते थे। जयललिता के निधन से संघीय ढांचे में केंद्र राज्य संबंधों पर भी असर नजर आएगा। केंद्र में बीजेपी रही हो या कांग्रेस, जयललिता ने किसी को नहीं बख्शा। अब बीजेपी तमिलनाडु की राजनीति में अपनी पैठ बढ़ा सकती है। कांग्रेस को भी कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि जयललिता कांग्रेस का पुरजोर विरोध करती रही थी, जिसकी वजह से कांग्रेस डीएमके के अधिक करीब रही। इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ मनोहर मनोज हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही साथ वीएस दुबे हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है इस शो में। शुरुआत में आपसे करूंगी मनोहर मनोज जी, अगर हम देखें अम्मा ने जिस तरीके के काम किए हैं और खास तौर से जिस तरीके से लोगों का अटैचमेंट अभी भी नजर आ रहा है, उसके बाद हम क्या कह सकते हैं? देखिए, ये तो सबको मालूम है कि दक्षिण भारत में और उसमें भी खासकर तमिलनाडु में पटकथा के नेताओं से और जनमंच के नेताओं से लोगों का वहाँ कैसे इमोशनल लगाव होता है। बड़े बड़े पोस्टिंग, होर्डिंग और कटआउट का कल्चर, उसके बाद लोगों को अपने नेता के थोड़ी सी एक बीमारी की खबर सुन करके शॉक्ड हो जाना, आत्महत्या कर लेना, एक जुनून की हद तक लोगों के प्रति उनसे लगाव। तो जयललिता एमजीआर के बाद से उस कड़ी की अभी प्रतिनिधि थी। वह एक वहाँ की वो राजनेता थी जिनके आगे सारी पार्टी और सारा तमिलनाडु नतमस्तक रहता था। मैंने तो तमिलनाडु में देखा है कि वहाँ के हर कस्बे, हर शहर के चौराहे पर जयललिता की मूर्तियाँ, पोस्टर वो विराजमान होते हैं, अगर चुनाव का वक्त ना भी हो तब भी। तो अभी अब जयललिता का अवसान हो चुका है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उसके तमाम एंगल पर एनालिसिस होंगी। और उस एनालिसिस में एक बात तो प्रमुख रूप से उभर कर आता है कि वो एक ऐसी राजनेता थी जो कि एक डिक्टेटर थी, जो एक अधिनायकवादी थी, और उनका पूरा तरीका एक तरह से पुराने समय के राजाओं की तरह था। बहरहाल जनता के मन में उन्होंने जो पैठ बढ़ाई, उसका मूल आधार
पॉपुलिज्म पॉलिटिक्स था। जैसा कि आज ही मैं पढ़ रहा था कि राज खजाने का 27% हिस्सा केवल सब्सिडी पर खर्च होता था, जिसमें जनता को सस्ता भोजन से लेकर के उनके आभूषण तक और गाय से लेकर के रेडियो तक बांटे गए थे। तो इस आधार पर जयललिता, जिनका एक तरह से कैरियर पटकथा वो फिल्म से शुरू हुआ और फिर वो राजनीति के मंच पर आया, तो उन्होंने एक पब्लिक के कंसर्न वाले एरियाज को सफ़र किया और जिस तरीके से उनके मृत्यु पर लाखों लोगों का हुजूम जमा पड़ा है, वो अपने आप में इस बात का सबूत दर्शाता है है कि कितना ज़्यादा लोगों के मनों में अम्मा विराजमान थी, कितना लोग उन्हें सम्मान करते थे और कितना अटैच थे लोग अम्मा के साथ। सवाल अब यहाँ पर ये भी है बीएस दुबे, जिस तरह की राजनीति, हमारे साथ हमारे एक और तीसरे खास मेहमान जुड़ गए हैं, जीवीएल नरसिम्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, उनसे भी बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है जीवीएल नरसिम्हा आपका हमारे शो में। बीएस दुबे, उससे पहले सवाल आपसे, जिस तरह की राजनीति अभी हम देख रहे हैं और जिस तरह की राजनीति अम्मा, और ख़ास तौर से हम उस क्षेत्र से कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि समुद्र के किनारे इस तरह की भावनाएं क्यों होती हैं, हिमालय के किनारे इस तरह की भावनाएं क्यों नज़र नहीं आती हैं, जिस तरह के से लोगों का जो उनके साथ अटैचमेंट था, और ख़ास तौर से वहाँ की राजनीति अम्मा के जाने के बाद तमिलनाडु की राजनीति की अगर हम बात करें तो किस तरह से परिवर्तन या फिर किस तरह से चेंजेस आप देखते हैं वहाँ पर अभी? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सवाल के पहले आपने जब पहले परिप्रेक्ष्य में बात बताई कि क्या अम्मा के खोने के बाद एक माँ जब खोती है तो दिल पे क्या गुजरता है, ये एक बेटा ही बता सकता है। रही बात अगर अम्मा की बात करूं तो अभिनेत्री से लेके अम्मा तक जो दौर रहा उन्होंने, उनका वो काबिले तारीफ रहा। इस दौर में जयललिता जी ने अपनी एक लोकतंत्र पे एक ऐसी छाप छोड़ी कि जो लोकतंत्र के हिस्सा बन गई, इस देश का हिस्सा बन गई। एक क्षेत्रीय लेवल की राजनीति की शुरुआत करके उन्हें राष्ट्रीय पटल पे अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी कि वो राष्ट्रीय नेता के तौर पे जाने लगी। और राष्ट्र के पूर्ण निर्माण में कोई भी डिसीजन अगर लिया जाता था तो बेशक जयललिता जी मुख्यमंत्री हो, चाहे विपक्ष के नेता हैं, चाहे किसी भी हैसियत में, बिना उनके सहयोग से वो निर्णय संभव नहीं होता था। ये पिछले 20 सालों से राजनीति में होते रहा है। वो अलग बात है, को हमारी कभी विपक्षी भी थी, हमारी कभी सहयोगी भी थी, वो राजनीति में चलते रहता है। लेकिन जो उनकी छाप राष्ट्रीय राजनीति में था वो काबिले तारीफ था। लोकतंत्र में उनके हिस्सा जो हिस्सा थी, जो जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई थी, जो लोकतंत्र के मजबूत करने के लिए उन्हें हर संभव प्रयास किया था, वो लोकतंत्र में उनकी काबिले तारीफ है। इतिहास उनको कभी भुलाएगा नहीं। इवन तमिलनाडु के राजनीति में उनकी तो छवि रहेगी ही। भारतीय राजनीति में भी कभी उनको भुलाया नहीं जा सका। लोकतंत्र की राजनीति में भी भारत के लोकतंत्र की कभी भुलाया नहीं जा सकता। रही बात ये, आपने सही सवाल उठाया कि हिमालय, क्या बात है कि समुद्र के किनारे लोगों की राजनीतिक चेष्टा और नेताओं के प्रति इतनी नेता या कोई पॉपुलर पर्सनालिटी वो बहुत उस तरह की ज्यादा होती है। ये बात सही है। लेकिन दूसरी बात हमें ये भी ये बात मानना पड़ेगा कि समुद्र के किनारे जो नेता उभर के आए हैं अभी तक 50-60 सालों में, उनकी जो पब्लिक के साथ सहयोग है, जो कंट्रीब्यूशन है, वो कुछ मेल मिलाप ज्यादा होती है। लेकिन हमारे यहाँ उस तरह की अभी कोई ऐसा निकल के नहीं आया है नेता, और उनकी मेल मिलाप इतनी ज्यादा हुई नहीं है। लेकिन आगे हम भविष्य में देखेंगे कि हमारे दक्षिण भारत के अलावा भी जो हिमालय के तट पे बसे हुए, जो मैदानी भागों में तटे हुए राज्य हैं, यहाँ भी ऐसे नेताओं की जरूरत है। यहाँ भी नेता ऐसे निकल के आएंगे। ये एक अच्छी बात है कि दक्षिण के लोग अपने नेताओं पे इतना विश्वास करते हैं, अपने नेताओं पे मरने और मिटने के लिए तैयार रहते हैं। ये मतलब ये दिखाता है कि भारतीय राजनीति के लोकतंत्र में एक ऐसे नेता भी दक्षिण में पैदा होते हैं जो लोग और नेताओं के बीच में इतनी संबंध होती है कि जो जहां मौत और जीवन में कोई अंतर नहीं रहता। जीवीएल नरसिम्हा राव हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीवीएल नरसिम्हा जी, सवाल मेरा ये है, जिस तरीके की राजनीति अम्मा करती रही और खास तौर से तमिलनाडु की राजनीति की हम बात करें, वहां पे लगातार करुणानिधि के साथ उनका टकराव और उसके बाद वो खालीपन, सवाल तो ये भी पूछे जा रहे हैं कि जो इस तरह की पार्टी है, जो वन मैन आर्मी है पूरी तरह से, उसके बाद पार्टी का अस्तित्व ही बचा रह जाए, ये भी बहुत बड़ा सवाल रह जाता है। और उस तरह की कई पार्टियां, खास तौर से क्षेत्रीय पार्टियां हमें नजर आती है, और उसमें से हम बात कर सकते हैं अम्मा की पार्टी की भी, AIADMK। देखिए, कोई विश्लेषण करने का मैं नहीं समझता हूं आज समय है जी। आज अभी कुछ ही क्षण पहले उनका
अंतिम विदाई हुआ है। तो पॉलिटिक राजनीतिक विश्लेषक ये काम आगे करते रहेंगे। आज मैं समझता हूँ उनकी जो खूबियाँ रही, और बिल्कुल जैसे ऐसे बड़े शख्स जब राजनीति से उनका निधन होता है और एक वैक्यूम डेफिनेटली वो छोड़कर जाते हैं, पर लेकिन राजनीति में कभी भी वैक्यूम बने नहीं रहता है, कोई ना कोई उसकी भरपाई करते हैं। और जैसा एमजीआर उनके जो जिनका विरासत अम्मा जयललिता को मिला हुआ है, वो एमजीआर भी बहुत बड़े कद्दावर नेता थे, बड़े एक फिल्म मैटनी आइडल थे, और उनके बाद सबको यही लग रहा था कि आगे जाकर कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनकी कद के कोई नेता पार्टी में नहीं है। लेकिन जिस प्रकार आज हम अम्मा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जयललिता उतनी ही बड़ी ताकत और शायद उससे भी आगे निकल गई है। तो एक विरासत, अपनी छाप छोड़कर, अपनी विरासत छोड़कर गई है। और ऐसे समय जब पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है, विधानसभा में चुनाव कुछ ही महीने पहले संपन्न हुए हैं, वहाँ एक तरह का राजनीतिक एक तरह का स्टेबिलिटी है, किसी प्रकार के तनाव नहीं है। और जिस समय उनका एमजीआर का निधन हुआ था, तब परिस्थितियां ऐसे नहीं थी, आज सामान्य परिस्थितियां हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं एडीएमके एक बड़े पार्टी के रूप में वहां बना रहेगा, इसमें किसी को शक होने की जरूरत नहीं है। बट लेकिन उनके आगे जाकर अगले 4 साल में वो कार्यकाल कैसे करेंगे, वो उनकी जो विरासत है, अम्मा की विरासत को वो कैसे अपनी ताकत के रूप में तब्दील कर पाएंगे, ये सारे जो है इसका विश्लेषण हम बहुत लंबे समय तक करते रहेंगे। बट लेकिन आज ये चर्चा करना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि एक राजनेता इस प्रकार के मुकाम पर पहुंचे, इस प्रकार पॉपुलैरिटी हासिल करे, जनता उनको एक अम्मा का रूप में, एक माँ का रूप में देखने लगे, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये अपने आप में उनकी सक्सेस का एक सबसे बड़ा, यदि कोई उदाहरण है, उनका कोई पहलू है, मैं समझता हूं इस प्रकार का जनता के साथ रिश्ता जोड़ना, ये सबसे बड़ी उनकी ताकत रही है। और इसलिए पूरे देश भर में आज जयललिता को लेकर चर्चा कर रहे हैं, ताकि वो केवल एक राज्य के मुख्यमंत्री रही है, उनके राज्य के बाहर कभी उनका कोई वर्चस्व नहीं था। लेकिन एक उदाहरण के रूप में हम देख रहे हैं, एक महिला शक्ति के रूप में देख रहे हैं, किस प्रकार उन्होंने इतने मुश्किलों को झेलते हुए, किस प्रकार उन्होंने आज उस प्रकार के रिकग्निशन पाया है, किस प्रकार जनाधार पाया है, ये अपने आप में एक बड़ा एक स्टडी है। तो इसलिए मैं समझता हूं आज हम वहां तक सीमित रहें तो बेहतर होगा। नहीं, इसीलिए मैंने कहा, मेरा सवाल पहले भी वो हो चुका था कि जिस तरह का जनाधार, जिस तरह से लोगों का मिलना और लोगों का प्यार, जिस तरह से वहाँ की पॉपुलर पर्सनालिटी को, चाहे वो राजनेता हैं या अभिनेता हैं, समुद्र के किनारे के जो एरिया मैंने नाम लिया, वो उसी तरह के तमाम क्षेत्रों के लिए मैंने बात की। इस तरह की चीज़ें ये इधर नज़र नहीं आती, या फिर हम कह सकते हैं जो क्या इस तरह का कनेक्शन हमारे राजनेताओं का, इस तरह का इंटरेक्शन हमारे यहाँ के राजनेताओं का लोगों के साथ नहीं है? ये सवाल मेरे लिए है? बिल्कुल, आप ही के लिए। हाँ, देखिए ये कितना इनका असर है, ये अपने आप में एक अलग स्टडी का विषय है। बट लेकिन मैं समझता हूँ, क्योंकि तमिलनाडु को खासकर आप देखिए, पूरे दक्षिण भारत को और स्पेशली तमिलनाडु को हजारों सालों का चरित्र आपको सामने दिखता है। तो ये जब बाकी नॉर्थ के बारे में काफ़ी हद तक काफ़ी माइग्रेशन हुआ था, और हमारे पास इतनी पुरानी, मेरे नॉलेज में, यदि मैं सही नहीं कह रहा हूँ, कोई करेक्ट कर सकते हैं मुझे लगता है तमिल संगम की जो लिटरेचर की बात हो और उस इतिहास की आप बात करें, तो ये हजारों सालों पुरानी इतिहास, जहाँ एक वुमेन, रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, मैं समझता हूँ तमिलनाडु में हो, केरल में हो, या कुछ बाकी आंध्र जैसे राज्य में हो, महिलाओं की जो सोसाइटी में जो रोल है वो काफ़ी, मैं समझता हूँ नॉर्थ से जाकर काफ़ी बेटर पोजीशन है।
और ये एक सदियों से आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अचानक कोई किसी नेता के कारण ये सब हुआ है। तो ये सारे जो विषय है ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट को स्टडी करने का एक विषय हो सकता है, बट लेकिन आम तौर पे आप जनता नॉर्थ इंडिया का हो, उत्तर प्रदेश का हो, उत्तराखंड का हो या तमिलनाडु का हो, हम सब एक ही देश के निवासी हैं। और आज पूरे देश भर में, क्यों वाई ओनली कंट्री, पूरे विश्व भर में एक ही जैसा ट्रेंड है। तो किस प्रकार की नेता को जनता सराहना कर रही है, किस प्रकार को नेता पसंद कर रही है, विश्व भर में एक ट्रेंड है जी। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूं हमें किसी एक स्टेट को बाकी सब स्टेट से अलग देखकर देखने की जरूरत नहीं है। हर एक स्टेट में वहां की परिस्थितियां हैं, वहां के नेताओं की उनकी अपनी क्वालिटीज हैं और उनके नेतृत्व का कोई स्टाइल है, इसमें परिवर्तन हो सकता है। लेकिन जनता मेरे विचार से सामान्य है। कहीं भी अच्छे काम को, अच्छे नेतृत्व को जनता देश भर में सराहना कर रही है और विश्व भर में ये ट्रेंड आपको दिखता है। मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी तो वही है कि जो जिसके लिए काम करेगा, जो जितने ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, मन की बातों को भी समझेगा, तो जनता तो करीब आएगी ही आएगी। देखिए, जहाँ तक तमिलनाडु की जनता का सवाल है, तो ऐसा नहीं है कि जयललिता को अगर वो देवी के रूप में पूजता था या वहाँ पर लोग बिल्कुल रोने और चित्कारने लगते थे यही जयललिता के हॉस्पिटल में आने पर। के समय में 30 से ज्यादा लोगों ने सुसाइड कर लिया था। बल्कि जयललिता की जब तबीयत खराब हुई थी तो दर्जनों लोगों ने सुसाइड किया था। और इवन की जेल उनके जाते समय भी कई लोगों ने सुसाइड किया था। तो ये ऐसा भी नहीं है कि कोई एक पक्षीय है, वहाँ हर पॉलिटिकल फैक्शन, जैसा कि मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में कहा था कि वहाँ एक तरह से बाइपोलर वहाँ पर पॉलिटिकल फैक्शन है। डीएमके और एआईडीएमके दोनों की पृष्ठभूमि फिल्मों से है, दोनों आज राजनीति के छत्रप हैं। इनकी एमजीआर की विरासत जयललिता ने संभाला। करुणानिधि भी जो एक बहुत बड़े मशहूर वहाँ के स्क्रीन प्ले राइटर थे चेन्नई फिल्म इंडस्ट्री के, आज उनके तमाम बेटों में एक तरह से द्वंद्व है कि कौन उनकी विरासत संभालेगा। लेकिन आप यह भी देखिए कि जयललिता, जहाँ जो कि तमिलनाडु में मैंने देखा है कि गली गली और चौराहों में जिनके फोटोज और जिनके पोस्टर लगे होते हैं, अम्मा पूरे लोकसभा में 3500 सांसद जो है वो अम्मा के नाम से शुरुआत करते और अम्मा के नाम से अपनी बहस को एक तरह से समापन करते हैं। जो एक पूरा जो एक ओरा है जयललिता का, लेकिन ये जयललिता और उनकी पार्टी कभी दोबारा नहीं आई, ये फर्स्ट टाइम आई है। और दुर्भाग्य से इस बार उनकी तबीयत खराब रही। तबीयत उनकी पिछले 1 साल से खराब चल रही थी। डीएमके के प्रति भी करीब करीब वही सपोर्ट है। तो कुल मिलाजुला करके वहां पर डेमोक्रेसी होने के बावजूद एक फ्यूडल सिस्टम, एक मोनार्की सिस्टम के तहत लोगों का एक नेताओं के प्रति अटैचमेंट है। बाकी मैं इससे सहमत नहीं हूं कि वहां के नेता ज्यादा जनता के सेवक हैं। आप यह भी जानिए कि जयललिता और करुणानिधि दोनों पर भ्रष्टाचार के बेहद संगीन आरोप लगे हैं। और ये भी सही है कि इसके बावजूद वहां पर व्यक्ति पूजा होने के बावजूद तमिलनाडु में इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंडिया में सबसे ज्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग काफी वहां का डेवलप है, एफडीआई में वो सबसे अव्वल राज्य है। कोई सरकार आए या जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उन नेताओं के पास बड़े बड़े स्कैंडल के भी तार जुड़े हुए हैं। जैसा कि अभी जीवेल साहब ने कहा कि अध्ययन का विषय है, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट के लिए बिल्कुल एक अध्ययन का विषय है। लेकिन हम चूंकि भारतीय परंपरा में जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जयललिता तो एक बहुत बड़ी सीएम थी और बरसों से थी, एक पॉलिटिकल हैसियत वाली आदमी थी। उन्होंने लाख पॉलिटिकल पार्टी को टीच किया। एनडीए को यही सरकार गिराने वाली 99 में वाजपेयी की थी। 1991 में इनका कांग्रेस से बड़ी अच्छी दोस्ती थी, बाद में कांग्रेस से कटु संबंध हो गया। डीएमके जो कांग्रेस की धुर विरोधी थी, बाद में दोनों पार्टियों में जयललिता की वजह से नजदीकियां आई। तो ये एक अपनी कहानी है। लेकिन जयललिता की राजनीतिक हैसियत को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर पाया। जब वो अस्पताल में थी, नेताओं में, सारे दलों के नेताओं में रेस मची हुई थी उनसे कुशलक्षेम पूछने की। ये सुब्रमण्यम स्वामी जयललिता की राजनीतिक हैसियत को देखते हुए जब वो पॉलिटिकल करियर के अपने वैकम में थे तो वो जयललिता के नजदीक गए और फिर बाद में उनकी वजह से ही जयललिता को जो है जेल का भी रास्ता देखना पड़ा। तो जयललिता देश के मौजूदा विद्यमान राजनीतिक परिस्थिति में जो कुछ महिला क्षत्रप हैं, जैसे कि मायावती, जैसे कि ममता बनर्जी और जयललिता, ये तीनों एक तरह से डिक्टेटोरियल और एक ऑटोक्रेटिक स्टाइल की राजनेता हैं जिनका पूरा फुल कंट्रोल और कमांड है। ये बात अलग है कि जयललिता का जो रहन सहन था, आज ही एक रिपोर्ट आई थी कि उनके पास हजारों साड़ियां थी, हजारों सैंडल थे। वही हाल करीब करीब हमारी मायावती जी का है, जिन्हें कहती है कि मेरा नाम माया है, मुझे हार और तमाम चीजें दो।
ममता बनर्जी इस मामले में अलग है, लेकिन तरीका उनका भी ऑटोक्रेटिक है। तो भारतीय लोकतंत्र के मुताबिक आप कितने भी फ्यूडल और मोनार्की तरीके से भी अपना काम करते हो, लोकतंत्र की प्रक्रिया के तहत यदि आपका अगर उसमें गुजर जाते हैं तो उसको कहा जाता है सब कुछ ठीक है। लेकिन एक ऑनेस्ट एनालिसिस्ट के नाते ये तो हमें कहना पड़ेगा कि लाख करिश्मा था जयललिता का, सब कुछ था, लेकिन वह एक कोई आदर्श राजनेता नहीं थी, कोई एक बहुत बड़ी विजनरी पॉलिटिशियन भी नहीं थी। उनकी लोकतांत्रिक सफलता का राज उनकी एक पॉपुलिज्म पॉलिटिक्स भी थी, तभी तो लोग उन पर जान देने के लिए न्यौछावर रहते थे। 5 रुपए में खाना और तमाम बाकी के जिस तरह के हमने देखा है कि किस तरीके से तमिलनाडु में वहाँ की राजनीति में ये परंपरा रही है शायद कि इलेक्शन जीतने के बाद किस तरीके से तमाम लोगों को बड़े बड़े गिफ्ट्स और बड़े बड़े उपहार दिए जाते थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के बाद भी खास मेहमान हमारे बने हुए हैं, साथ ही साथ हम बात करेंगे जयललिता के सफरनामे की। फिल्मों से लेकर पॉलिटिकल करियर तक किस तरीके से उन्होंने ऊंचाइयों को छुआ, दिखाएंगे आपको कुछ ही देर बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जयललिता की, जो अब हमारे बीच नहीं रही हैं। अब हम आपको एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिसमें आप उनके सफरनामे को देखेंगे। उसमें दिखाएंगे हम आपको कि किस तरीके से फिल्मों से लेकर के राजनीतिक जीवन में भी उन्होंने ऊंचाइयों को छुआ, बुलंदियों को छुआ। देखिए रिपोर्ट। रुक जा जरा, किधर को चला, मैं सच पे तेरे पे बाबू रे बाबू रे बाबू रे बाबू रे बाबू रे बाबू रे। साल 1991 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के साथ गठबंधन करके लड़ा था। भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ श्वेता चंदन, सुदर्शन न्यूज। बेस दुबे जी, अगर हम बात करें तमिलनाडु की दशा और दिशा की, तो किस तरह से हम उसको देख सकते हैं वहाँ की राजनीति के बारे में खास तौर से? देखिए, आज तो दशा पे भी बात करने लायक नहीं है और दिशा पे भी बात करने लायक नहीं है। लेकिन बात तो करनी होगी, जिस तरीके से वहाँ पर उनके जाने के बाद तुरंत मुख्यमंत्री चयन कर दिया गया, माहौल गमगीन होता तो है, देखना पड़ेगा। और एक धरती की माँ अगर धरती को छोड़ के जाती है, पुत्रों को छोड़ के जाती है, तो निश्चित रूप से वहाँ पे कोई अगर कैलकुलेशन हम करें तो ये हमारे लिए निरर्थक है। लेकिन फिर भी आप ये पूछना चाहती हैं तो मैं बताऊंगा कि तमिलनाडु की दशा और दिशा में कोई फर्क ज़्यादा नहीं आने वाला है जी। और जैसा कि नरसिंहा राव साहब ने कहा है, लेकिन मैं उनके बात से सहमत नहीं हूँ कि नारी पूजा 1000 साल पुराना संस्कृति तमिलनाडु में ही होता है। हमारे पूरे देश में जो संस्कृति हमारी 1 लाख वर्ष पुरानी है, पूरी संस्कृति में पूरे देश में नारियों की पूजा होती है और नारियों को देवी की तरह हम उसको मानते हैं। वो अलग बात है कि कहीं उसको ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस है या ज़्यादा उसका दिखावा है, कहीं कम है, वो अलग बात है। लेकिन पूरे देश में, पूरे भारतीय संस्कृति में नारियों को देवी की पूजा की या देवी की स्तर दिया गया है और उसका सर्वोपरि उसको माना गया है, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो किसी और क्षेत्र में हो। रही बात तमिलनाडु की राजनीति की, थोड़ी बहुत फर्क जरूर पड़ेगा। जो वो एक नेत्री थी, उन्होंने जो वहाँ तमिलनाडु की दिशा को बदल दिया था, विकास के जो उन्होंने एक आयाम चालू किया था, लोकतंत्र में एक भागीदारी स्थापित की थी, तमिलनाडु का संघीय ढांचों में एक हिस्सा स्थापित किया था, उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि जो भी नए उनके टीम आएंगे, जो भी नए लोग अब उनको समझने में, उनको आगे रोटेशन करने में, संघीय ढांचा में उनकी हिस्सेदारी और प्लस सेंट्रल में उनके भागीदारी और वहाँ बातचीत करने में, वहाँ बाकी सब चीज़ों में कर्नाटका के साथ बहुत बड़ी इश्यूज है, वो भी सॉल्व करने में, वहाँ पे जो मूला बांध का है, कावेरी नदी का इश्यूज है, ये इशू बहुत है। जयललिता जी इसको बहुत अच्छी तरह समझ रही थी, चूंकि वो तब कर्नाटक से भी बिलोंग कर रही थी और वहाँ तमिलनाडु से भी, तो उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था इसके प्रति, एक सॉल्यूशन बहुत इजीली निकल जाता। अब चाहे लगता है कि बहुत टफ वर्क होगा, सेंटर को भी सॉल्यूशन निकालने में थोड़ी सी दिक्कतें आएगी। रही बात कि उनके रहते हुए दिक्कतें ज्यादा थी,
क्योंकि कई सारे नहीं, पॉइंट्स को मुझे लेकर के थोड़ी अम्मा सी अड़ी अंतर हुई मैं थी। अंतर इसमें बात में थोड़ी सी हो सकता है जी। विभेद हो, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा इसमें लगेगा, ठीक है। क्योंकि वो ज्यादा मैच्योरिटी थी उनमें, वो ज्यादा इसको कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेती और ठीक है। निकल भी जाता, और जीवीएल सेंटर जी। से भी अच्छी टाई अप थी। हो सकता है नए आदमी का सेंटर से टाई अप ना हो, संघीय ढांचा में उनको इतना ज्यादा पनीर विश्वास ना हो, सेल्वम और तमिलनाडु में ज्यादा टाइम दे, वही उसी- और उसी इसलिए ट्रैक पे तो चलेगी थोड़ी जहाँ सी तो AIADMK डिस्टर्बेंस चलता होगी। रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिट AIADMK के पास है कि 4 साल उनके पास बचे हुए जी। हैं, तो 4 साल में अपने आप को रिवाइव कर लेंगे। और अगर अगर वो वो prove 4 कर साल, देते अगर हैं। ये 1 साल 2 साल बचा होता तो उनके लिए बहुत कठिन समय था, और उनको अपने पार्टी को एकत्रित करके करना और ऑर्गेनाइज करना, आगे फेस वैल्यू को डेवलप करना, पब्लिक के बीच में अपनी फेस वैल्यू को सम्मान को रखना, पब्लिक को उसके प्रति अपने पार्टी ठीक के है। प्रति अभी पार्टी विश्वास एकजुट पैदा रहे, करना, ये बहुत बड़ा अच्छे tough तरीके। work है। जीवीएल जी, सवाल मेरा ये, कई लोग सवाल ये भी पूछ रहे हैं, जिस तरीके से पनीर सेल्वम बेशक संभालेंगे राज्य को, लेकिन शशिकला की अगर भूमिका की बात करें, सवाल तो ये भी पूछे जा रहे हैं कि जिस तरीके से सिंपैथाइज किया प्रधानमंत्री ने, कि क्या कहीं उसके कुछ और मायने तो नहीं है शशिकला और अम्मा के, जयललिता के, यानी किस तरह के रिलेशन आखिरी समय में देखे गए, ये हम सब जानते हैं। देखिए, इसी प्रधानमंत्री जी हर नेता के साथ, हर पार्टी के, हर मुख्यमंत्री के साथ बहुत अच्छे संबंध रखते हैं जी। और हाल ही में सोनिया गांधी जी का तबीयत अचानक खराब हुआ था। अभी कुछ ही समय पहले वाराणसी में प्रधानमंत्री जी खुद तुरंत फ़ोन करके जानकारी लिए उनके हालत के बारे में तुरंत चर्चा किए और उनका जल्दी रिकवरी होने के लिए अपनी इच्छा जाहिर किए थे। तो इसलिए ये राजनीति में एक आप जो देश की जनता जो टेलीविजन पर अब देख रही है, मुझे लगता है राजनीति का सम्मान थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है, तो ना जयललिता जी हमारे कोई घटक दल के कोई पार्टनर नहीं थी, नहीं वो कांग्रेस के साथ या किसी और दल के साथ नहीं है जी। और कुछ विषयों पर हमारे सरकार का उन्होंने विरोध भी किया था हाल ही में, क्योंकि जीएसटी का समर्थन, क्योंकि सिद्धांत के रूप पर उनको लगा कि अपनी स्टेट के लिए वो कन्वीनियंट नहीं है, सूटेबल नहीं है, इसलिए उन्होंने विरोध किया था। तो इसलिए आज के समय जब सभी पार्टियां, सब नेता उनकी सराहना कर रहे हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को याद कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं एक तरह से जनता को राजनीति में भी थोड़ा भरोसा बढ़ता है, क्योंकि ये केवल किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं। यदि किसी को लगता है कल जाकर के कोई राजनीतिक लाभ होगा इसलिए हम कर रहे हैं, मैं समझता हूं ये गलत है, क्योंकि उनकी ताकत ऐसी थी, उनकी कद इतना ऊंचा था और किसी पार्टी के लिए ना उनका कोई बहुत बड़ा उनका समर्थन था, ना किसी के खिलाफ थी वो। ये अपने आप में मैं समझता हूं ये कारण था सभी को चेन्नई जाने का और उनके इस समारोह में शामिल होने का, उनके अंतिम विदाई में शरीक होने का एक कारण था। तो इसलिए इससे क्या राजनीतिक मायने लगाए जाए, आगे क्या होगा, ये मैं समझता हूं ये बहुत ही बिल्कुल समय नहीं है और वो ना किसी पार्टी पर उनकी सरकार निर्भर है जी, ना ही केंद्र के सरकार उनके पार्टी के समर्थन पर निर्भर है जी। तो ऐसे स्थिति में इस प्रकार का अटकलें लगाना मैं समझता हूं गलत होगा, बहुत जल्दबाजी होगी और जनता बिल्कुल आपके दर्शक को अच्छा नहीं लगेगा जी। तो इसलिए मेरा आपको सुझाव है, प्लीज इस पे ज्यादा चर्चा करने का कोशिश न करिए। आज एक बड़ा शख्स उनका निधन हुआ है और उनको समझने में भी आपको कई घंटे लगेंगे इस प्रकार की बहस में। तो हम लगातार इसके बाद चुनाव में क्या होगा, कौन किसका करीब आएगा, हम वही दिखा रहे हैं कि किस तरीके का उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, किस तरीके का उनके जीवन में संघर्ष रहा, किस तरीके से उन्होंने बुलंदियों को छुआ, कितनी बड़ी बड़ी चुनौतियां थी रास्ते में जिसका उन्होंने सामना किया। साथ ही साथ हम बात इस पर भी कर रहे हैं कि आगे तमिलनाडु की राजनीति कैसी रहेगी और अगर हम AIADMK की बात करें तो उनका क्या भविष्य होगा, जिस पर चर्चा करना जरूरी है। मनोज जी, सवाल अब ये जो मैंने सवाल पूछा जीवीएल जी से, ये जो जिस तरीके से जयललिता और शशिकला के संबंध नजर आए और हम सब जानते कि कितने ज्यादा तनावपूर्ण बाद में संबंध हो गए थे, उसको लेकर और खास तौर से पनीर सेल्वम, हालांकि कहा जाता है कि सबसे बड़े विश्वास पात्र थे, जब वो जेल गई, जब वो बीमार हुई, तमाम चीजें वही संभाल रहे थे। अब तमिलनाडु को संभालना कितनी चुनौतियां और कितना आसान, राहें कैसी रहेंगी?
देखिए यही तो विडंबना है लोकतंत्र की जी। कि जब एक व्यक्ति जी। पार्टी से ऊपर हो जाता है, जब एक व्यक्ति सिस्टम से ऊपर के रूप में जाना जाने लगता है, तो फिर भविष्य की जो है परिस्थितियां जो हैं वो मुश्किल हो जाती हैं। सबको मालूम है कि पनीर सेल्वम उनके बिल्कुल यस मैन थे, जी। एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका कोई अपना रीढ़ नहीं था, और जब भी जयललिता पर कोई संकट आया तो उन्होंने पनीर सेल्वम को ही अपना एक उत्तराधिकारी मुख्यमंत्री के रूप में बना करके रखा। दूसरा, अभी आपने चर्चा शशिकला की की थी, तो मुझे याद है कि 1995-96 में जब जयललिता पर आय से ज़्यादा संपत्ति का मुकदमा चला था, और शशिकला के बेटे जो कि शायद जयललिता के भी दत्तक पुत्र हैं जी। या उनके दत्तक पुत्र हैं शशिकला के, जयललिता। वो एक आलीशान शादी हुई थी। हाँ, जिसमें कि अरबों रुपए खर्च किए गए थे, और उसी शादी के बाद जयललिता पर आय से ज़्यादा संपत्ति का मामला आया, जिसमें हजारों साड़ियाँ, उतनी चप्पलें, सारी सुख सुविधा और भोग विलास के सामान, जिसके आधार पर वो चीज़ें बनी। जी। अब दूसरा इसका पहलू ये है कि जब हम, चूंकि ठीक है कि जयललिता का आज अवसान हुआ है, पॉलिटिकल अगर हैसियत के आधार पर अब चीज़ों को हम सलाम करेंगे तो फिर विश्लेषण की गुंजाइश नहीं बचेगी, क्योंकि डेमोक्रेसी में हर पॉलिटिकल करेक्ट चीज़ के लिए भी तमाम एक्चुअल इनकरेक्ट भी कई सारी चीज़ें होती हैं, जिसके लिए तमाम फोरम होते हैं, जिसमें कि मीडिया है जिसके प्रतिनिधि हम हैं। राजनीति दल के लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि आज वो अवसर सही में नहीं है जी। लेकिन अगर उनकी समीक्षा होगी तो आप यह भी देखिए कि 2001 के चुनाव में जब जयललिता चुनकर के आती हैं और उनके जो धुर विरोधी प्रमुख नेता करुणानिधि को पुलिस ने किस तरीके से, पूरा टेलीविजन चैनल पर दिखा था कि उनको किस तरीके से पुलिस ने मैन हैंडलिंग किया, और करुणानिधि एकदम चीखते हुए आवाज में जो है टेलीविजन के कैमरों में आए और लोगों ने उनको टेलीविजन के पर्दे पर देखा। तो शशिकला के साथ भी जयललिता के संबंध, जब वो आय से ज़्यादा संपत्ति का मामला चला था, तो मुझे याद है कि जयललिता ने उनसे संबंध विच्छेद करने की घोषणा की थी और उनसे अपने आप को अलग कर लिया था। लेकिन अभी हमने देखा है कि शशिकला फिर भी उनकी फ्रेंड थी, और अभी राज्यसभा में शशिकला को कुछ ऐसा मैसेज दिया गया था कि शशिकला ने यह भी कहा कि हमारे जान पर खतरा है, और प्रधानमंत्री से और केंद्र सरकार से गुहार लगाई कि उनकी एक तरह से रक्षा की जाए। आज हमने देखा कि जयललिता का जो वहाँ राजाजी पार्क में, राजाजी भवन में जो उनकी लाश रखी हुई है जनता के अंतिम दर्शन करने के लिए, वहाँ पर शशिकला ही सबको रिसीव कर रही हैं, और वहीं उनकी मेन जो है एक लिगेसी को देखने वाली महिला के रूप में नजर आ रही हैं। तो जयललिता ने अपने ऑटोक्रेटिक और अपने ओरा के सामने कम से कम अपनी परिवार के अगर किसी विरासत को आपने न दिया हो, चूंकि आप सिंगल थी, अविवाहित थी, लेकिन राजनीतिक दल के लिए आपको कुछ ऐसी पौध तैयार करनी थी जो तमिलनाडु के फ्यूचर में आपकी पार्टी का एक अच्छा नुमाइंदा साबित होता, एक आदर्श नुमाइंदा साबित होता, एक कार्य सक्षम नुमाइंदा साबित होता। अब इन लोगों की कहानियों को पढ़ करके यही लगता है कि राजनीति में केवल आपका अपना रसूख और आपकी अपनी हैसियत बननी चाहिए, चाहे जैसे भी बने, चाहे ग्लैमर पावर से बने या मनी पावर से बने या तमाम चर्चाओं के जरिए बने, इसकी कोई स्पेशल सलाहियत नहीं है। और इसी वजह से पनीर सेल्वम जो कि एक कैंटीन का काम करते थे, आज वहां पर दूसरी या तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बहरहाल मैं इस पर ज्यादा अथॉरिटी के साथ नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे नहीं मालूम है। मुझे एक थर्ड आई के रूप में, एक विश्लेषक के रूप में मुझे यही लगता है कि भारतीय राजनीति में जो लोग भी शामिल हैं उनके लिए भी एक करियर होना चाहिए। आपके लिए एक पब्लिक लाइफ जो है एक करियर होना चाहिए, और इस करियर के भी कुछ मानदंड तय होने चाहिए, जिससे कि ज़्यादा प्रोबिटी, ज़्यादा एफिशिएंसी और ज़्यादा स्किल जो है हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में जो भी लोग एक करियर के रूप में जिन्होंने अपनाया है वो चीज़ हो सके और डेमोक्रेसी को ज़्यादा मजबूत किया जा सके। जीवीएल जी, आप क्योंकि लगातार कह रहे हैं कि हम उस तरह का डिस्कशन ना करें, हम अगर आपसे आपके एक्सपीरियंसेस ही पूछें, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस रहा हो अम्मा के साथ, हालांकि हमने देखा और हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं इस विषय की कि किस तरीके से, चाहे वो यूपीए के बात कर लें, कांग्रेस की हम बात कर लें, या फिर हम अटल बिहारी वाजपेयी के समय में बात कर लें, सुब्रमण्यम स्वामी का सोनिया गांधी और अम्मा को मिलवाना और वो चाय की मीटिंग के बाद सरकार का गिर जाना, वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए पर्सन, तो आप किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे? देखिए ये उनका आप देखिए एक तरह से उनको
एक बहुत ही स्ट्रांग महिला नेता राजनेता के रूप में देखा गया जी। वुमन ऑफ स्टील, मतलब बहुत ही जो बहुत ही स्ट्रेंथ के नेता है, स्ट्रांग नेता है। और दूसरे ओर उनको एक अम्मा के रूप में देखा है पूरे जनता, तमिलनाडु के जनता ने। तो ये मैं समझता हूँ ये दोनों को एक साथ जोड़कर देखना, जोड़कर इसको एक ऐसे इमेज को बनाना आसान नहीं है जी। क्योंकि अम्मा होना किसी का मदर के रूप में देखना और बहुत कठिन व्यक्ति के रूप में देखना अब परस्पर विरोधाभास लगता है। लेकिन जयललिता ने ये दोनों इमेजरी को एक साथ लेकर के चला है जनता के लिए। वो एक साधारण एक मदर जैसे एक फिगर थी बुजुर्गों के लिए भी। उनसे उम्र में जो बड़े लोग थे, बड़े महिला थे, वो भी उनको इसी रूप में देखते थे। तो मैं समझता हूं अब तक हमने राजनीति में अन्ना को देखा है, तमिलनाडु में भी एक अन्ना के रूप में अन्ना दुराई को देखे थे जी। और एमजीआर को, और आंध्र में एनटीआर को अन्ना करके बुलाते थे, पुकारते थे। तो एक लेकिन अम्मा का जो और आज की राजनीति में अब मायावती जी को बहन मायावती के रूप में बुलाया जाता है, दीदी ममता बनर्जी को दीदी कहा जाता है। इस प्रकार कई लोगों ने रिश्ता जोड़ा है। और शिवराज सिंह चौहान जी को देश राज्य की जनता, खासकर बच्चे, उनको मामा के रूप में जानते हैं। तो जो नेता इस प्रकार अपने आप को एक परिवार जैसा संबंध में जनता को जोड़ते हैं, उनका ताकत दुगना हो जाता है अपने आप में। और दूसरा, अम्मा का जो स्थान है, मैं समझता हूं आज तक राजनीति में किसी और महिला नेता ने नहीं ले पाई। और वो जो हासिल जयललिता जी को हुआ है। तो इसलिए एमजीआर और अन्ना दुरई के साथ साथ जयललिता का याद भी बहुत दशकों तक जनता के साथ रहेंगे। और ये पार्टी के लिए उन्होंने ऐसे समय पार्टी से अलग हुए, ये ऐसे समय उनका निधन हुआ जब पार्टी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। बिल्कुल। उनके पास 37 एमपीज हैं लोकसभा में, उनके पास अपने पार्टी का बहुमत है विधानसभा में। वो जो विधानसभा का कार्यकाल और 4.5 साल है, और लोकसभा का चुनाव कम से कम 2.5 साल समय बाकी है। तो इसलिए मैं समझता हूं इतना सुरक्षित पार्टी को एक अम्मा के तरह ही उन्होंने छोड़ के गया है, पूरी तरह उसका ख्याल रख के, पार्टी का ख्याल रख के और सरकार की, जनता का, सबका ख्याल रख के ही उन्होंने चल बसा है। तो इसलिए मैं समझता हूं बहुत समय है पार्टी को इस ये एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी जीवेल जी, निकलने के लिए और तैयारी करने के लिए। जी मुझे मनोहर जी ये बात बहुत अच्छी लगी। और ये जो हम अम्मा की बार बार डेफिनेशन बार बार बता रहे हैं, जीवेल जी ने जो कहा कि जिस स्थिति में पार्टी को उन्होंने छोड़ा है, जिस स्थिति में राज्य को उन्होंने छोड़ा है, वो वाकई में एक अम्मा की तरह छोड़ा है। बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में अभी तमाम चीज़ें हैं और बहुत समय भी है अभी पार्टी के पास भी, पनीर सेल्वम के पास भी, अपने आप को प्रूफ करने का और ये दिखाने का कि हाँ ये जो विरासत है वो सही हाथों में है। देखिए, तमिलनाडु की जो राजनीतिक स्थिति है, मुझे लगता है उस पर अभी कोई अवसर नहीं है विश्लेषण करने का। जैसा कि जीवीएल ने कहा कि 4 साल के बाद चुनाव है, 2.5 साल के बाद लोकसभा चुनाव है। सवाल है कि जयललिता एक बड़ी राजनीतिक हैसियत वाली व्यक्तित्व और उसमें भी एक सर्वश्रेष्ठ महिला राजनीतिज्ञों में शुमार भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में, अगर उनका विश्लेषण करने का आज हमें यदि अवसर मिलता है तो हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जयललिता एक सुपर ईगो की व्यक्तित्व वाली आदमी थी। उनका जो ईगो था वो थोड़ा मोड़ा नहीं था, बहुत हाई सुपर ईगो था। यही वजह थी कि एक कावेरी के मुद्दे पर उनके राज्य का पक्ष नहीं पूरा एक तरफा सुना गया, उन्होंने वाजपेयी की सरकार का समर्थन वापस ले लिया और देश को दोबारा लोकसभा चुनाव झेलना पड़ा। एक राजनेता अपने व्यक्तिगत अहम और ईगो को इतने बड़े लेवल पर ले जाता है जिसके लिए उसे कुछ भी जो है गंवारा नहीं होता है। तो ये एक अपने हैसियत का एहसास और उसको एक ईगो में तब्दील करना एक बात होती है। इसी तरीके से उन्होंने आज ही एक खबर आई है कि मशहूर पत्रकार करण थापर को उन्होंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के बाद आमतौर पे राजनेता सारे गम को और सारे गुस्से को अपने अंदर पी जाता है, शो नहीं करता। उन्होंने उस करण थापर इंटरव्यूअर को कहा कि प्लेजर टू मीट यू, उन्होंने कहा तो उन्होंने बोला कि बट आई डोंट हैव प्लेजर टू मीट यू। उन्होंने साफ कह दिया और तुरंत अपना माइक निकाल करके फेंक दिया। ऐसे ही जयललिता सुब्रमण्यम स्वामी के मसले पर, तमिल वाले इशू पर को अक्रॉस ऑल पॉलिटिकल पार्टी और ऑल पॉलिटिकल अपोनेंट
उन्होंने साफ तिरस्कार दिखाया है। और मुझे लगता है जिस तरीके से साष्टांग दंडवत लोग करते थे जी। और लोकसभा में शुरुआत से लेकर के अंत तक जिस तरीके से अम्मा अम्मा किया जाता है, मुझे लगता है जयललिता केवल ठाकुर सुहाती में उनके पार्टी के नेता ऐसा नहीं करते थे, जयललिता चाहती भी थी। तो उनका एरोगेंस इतना हाई था कि उन्हें राजाओं की तरह, आज उनका विश्लेषण भी हो रहा है जगह जगह, कि वो राजाओं की तरह, महारानी की तरह ट्रीट होना चाहती थी, ऐश्वर्य और विलास का जीवन जीना चाहती थी और हमेशा सर्वोच्च पद पर अपने आप को आसीन देखना चाहती थी। और उन्होंने, भगवान ने उनकी ये मन्नत पूरी की और एक तरह से वो इस लोकतंत्र में भी उस रूप में अपना जो है जीवन जी करके वो यहाँ से विदा हुई हैं। तो हैसियत का अगर पूरा विश्लेषण होगा, ठीक है, आज ये वक्त नहीं है, आज उनका वो हुआ है, अंतिम उनकी क्रिया हुई है, तो इस मौके पे सब लोग गमजदा है एक तरह से राजनीतिक रसूख के हिसाब से। उन पर जो है तमाम उनकी अच्छाइयाँ, आखिर जनता उन्हें मर मिटने को क्यों तैयार होती थी। तो मैंने पहले ही कहा कि एक पॉपुलिज्म पॉलिटिक्स की वो चैंपियन थी और इस तरीके की पॉलिटिक्स इंदिरा गांधी ने भी किया था और इस तरीके की पॉलिटिक्स हमारी कुछ हमारे भाई साहब की पार्टी की प्रमुख नेता सोनिया गांधी भी करती थी। मनमोहन और चिदम्बरम के खिलाफ जो है वो पॉपुलिज्म पॉलिटिक्स लेकर के आई, जिससे अल्टीमेटली देश की इकोनॉमी का भी कबाड़ा निकला और अचानक बहुत ज़्यादा महंगाई हुई और बहुत सारी चीज़ें हुई। वो एक अलग अलग राजनीति करने की शैली है, लेकिन लोकतंत्र में जो कुछ मानक हमने तय किए हैं और वो मानक एक नहीं है, दसियों मानक हैं। उस मानक के हिसाब से जब यदि अब विश्लेषण होगा तो भारत में ऐसे बहुत कम राजनेता हैं जो वास्तव में आदर्शवादी हैं, वास्तव में सिद्धांतवादी हैं, वास्तव में प्रिंसिपल के आधार पर जीने वाले लोग हैं। उसमें आप थोड़ा बहुत वाजपेयी का नाम ले सकते हैं जो कि एक प्रिंसिपल के तहत चले और जिसका उन्हें पॉलिटिकल फायदा भी बहुत मिला। नेहरू, उससे बड़े नेहरू को आप ले सकते हैं, शास्त्री को ले सकते हैं, कुछ मामले में आप बीपी सिंह को भी ले सकते हैं। तो आजकल जो है हेकड़ीबाजी, पॉलिटिकल हैसियत और ओवर पॉपुलिज्म की पॉलिटिक्स का दौर है और इसमें एक नहीं अनेकानेक नेता हैं, ठीक है, अनेकानेक राजनेता हैं। और हमारे केजरीवाल, अब तो राहुल गांधी भी केजरीवाल की नकल करने लगे हैं, उसी तरीके से सनसनी स्टेटमेंट देना, उसी तरीके से उटपटांग बोलना, जबकि वो एक्टिविज्म वाले आदमी थे। बाई हार्ट राहुल गांधी बड़े अच्छे आदमी थे, किसानों और महिलाओं के घर में जाते थे, बड़ा उनका एक अच्छा फीलिंग था। लेकिन इस कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में लोगों ने अब पॉलिटिक्स की वो रीति और नीति अपना ली है जो सीधे सीधे लोगों को लुभाए, लोगों को ललचाए और कुल मिला जुला करके एक ऐसा माहौल बने कि आपका पर्सनल रसूख ऊपर हो, आप राजाओं और महाराजाओं की तरह इस लोकतंत्र में पूजे जाएं। लेकिन और जयललिता भी उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल थी। तो उसके लिए फिर आपको स्विट्जरलैंड जैसा देश भी तो चाहिए ना, जो आपको पूछे कि अलाउंसेस चाहिए क्या, जिसमें साफ साफ मना कर दिया जाए। एक सेकंड मैं बात पूरी कर लूं। उसके लिए आपको स्विट्जरलैंड जैसा देश भी तो चाहिए, जब सरकार पूछे कि अलाउंसेस चाहिए तो साफ तौर पर आप कह दें कि नहीं अलाउंसेस नहीं चाहिए, उससे हम निकम्मे हो जाएंगे। तो लोगों का भी तो मनों में नहीं, तो बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन लोगों का पक्ष लोगों का पक्ष हम विश्लेषण कर ही नहीं रहे। पॉपुलिज्म की बात जो हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे मन में भी तो वो चाहिए। क्यों है? जनता चाहती है, जनता को इतनी समझ नहीं है। वही कर पर आज के दिन हम ये सब डिस्कस ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। बहुत छोटे से 2 मिनट में बहुत छोटे से कमेंट में देखिए 2 मिनट में लोकतंत्र में जहां तक हमें आज इस बात पे चर्चा नहीं करना चाहिए कौन क्या है। लोकतंत्र की अलग विवेचना है। लोकतंत्र की 2 पहलू होती है। एक पहलू कहता है कि ऑटोक्रेटिक है, डिक्टेटर है। दूसरा पहलू कहता है कि लोकतंत्र में जो जनता की भागीदारी है वो जनता का समर्थक है। ये अब वो पहलू जो लोकतंत्र के यात्रा को तय करता है उसको पता होता है कि लोकतंत्र की यात्रा कितनी कठिनाइयां होती है। हम तो स्टूडियो में बैठ के भाषण दे देते हैं, ये निगेटिव है, पॉजिटिव है। हर आदमी का निगेटिव है और पॉजिटिव है। लोकतंत्र में ऐसा एक महान नेता का नाम बता दीजिए जिसकी 2 पहलू नहीं है, निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, सबके होते हैं। लेकिन लोकतंत्र में समानता, मानता और उसकी लोकतंत्र में पूजा उसी को होती है जिसमें जनता की भागीदारी होती है, जनता उसको साथ होता है, जनता उसको नेता मानता है। ये अलग अलग विवेचनाएं होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। हमने इसीलिए कहा ना कि अम्मा उनको इसीलिए कहा जाता है, महानता उसी से होती है। रही बात जयललिता जी की महानता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि अम्मा उनको कहा जाता है। लोग इतने परेशान हैं, लोग इस तरीके से रो रहे हैं, लोग इतने ज़्यादा बेहाल हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अम्मा के साथ जुड़े हुए थे। हम वही बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का एक बार फिर से हमारे शो में जुड़ने के लिए। जय हिंद।